हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम studykhazana.com। और आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। और सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान का मतलब आखिर है क्या। ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए डॉक्यूमेंट हैविंग ए स्पेशल लीगल सेंसिटी which sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of a state and declares the principle governing the operating of house organ। तो जो हमारी सरकार है, सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारी सरकार है तीन अंग माने गए हैं सरकार के, गवर्नमेंट के। कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, मतलब कि हिंदी में इसको कहते हैं कार्यपालिका। विधायिका और न्यायपालिका। तो जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके तीन अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हिंदी में कहेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो संविधान हमें ये बताता है कि किसका क्या काम है और किस किस को किसकी कितनी हदें हैं, कितनी किसकी लिमिटेशन है, कहाँ पर किसका अधिकार क्या है और किस तरह से उनके अधिकार बटे हुए हैं, जिससे कि उनमें आपस में कभी कंट्राडिक्शंस अधिकारों को लेकर ना हो। ये जो अंग बनाए गए हैं, सरकार के पार्ट बनाए गए हैं, वो आधारित हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया था कि अगर सरकार जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के पास हो या एक बॉडी के पास हो, तो क्या होता है, वो बॉडी या वो व्यक्ति विशेष क्या है, निरंकुश हो जाता है, तानाशाह बन जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जब हम मिलिट्री रूल आ जाता है तो वहाँ का जो शासक है, जो सैनिक, मतलब जो जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ का हमने देखा था कि वो तानाशाह बन गए थे। तो उस समय क्या होता है कि सारी जो पावर है, पावर का सेंटर वो खुद बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। तो आपके राइट्स वगैरह कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए हमारे यहाँ इस सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन। कि शक्ति जो है, जो पावर है, वो अलग अलग बांटा गया है, जिससे कि चेक एंड बैलेंस, मतलब कि एक दूसरे की, अगर कोई निरंकुश बनने का प्रयास करता है, संविधानों के विपरीत जाने का प्रयास करता है, तो जो बाकी जो बॉडीज़ हैं वो उस पर निगाह रखती हैं, उसको रोक सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में संविधान हमें बताता है कि कब क्या करना होगा, कैसे है, वो सारी चीज़ें हमें संविधान से मिलती हैं। तो ये तो हुई संविधान की इम्पोर्टेंस, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है। सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और उसके बाद कुछ समय बाद संविधान बनना स्टार्ट हो गया और 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। कुछ जो उसके प्रोविजंस हैं वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जिस दिन आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे या फिर लॉ डे भी, जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें लॉ डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कुछ प्रोविज़न उसके 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे। इसके अलावा जो प्रॉपर तरीके से, जो पूरी तरह से जो संविधान हमारा लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि
कितना जो आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक आम आदमी को मिलता है, क्या है सबसे ज़्यादा जो है वो है, अभी तक हमने बात की कि गवर्नमेंट किस तरह से चलती है, क्या होता है, लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से? आम आदमी को जो मिला है वो है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। एक इंसान और एक जानवर में जो अंतर पैदा करते हैं वो है मौलिक अधिकार। हिस्ट्री में हम जाके देखते हैं, अब भी बहुत सी जगह है गुलामी सिस्टम है ना, गुलाम बनाना। और तो गुलामी जो होती है, जो स्लेव सिस्टम जो होता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 23 में उसको बैन किया गया है। फंडामेंटल राइट है आप हमारा कि कोई भी किसी को गुलाम नहीं बना सकता, ठीक है। तो गुलामी में हम क्या देखते हैं कि जानवर जैसी स्थिति इंसान की होती है, ठीक है। आज हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते कि अगर वास्तव में फंडामेंटल राइट्स ना होते तो क्या स्थिति होती। तो एक आम इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो किसी भी एक्ट की जो प्रीएम्बल होती है उसका क्या महत्व होता है, और ख़ासकर जब वो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की हो तो कितना उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टोरी, द प्रीएम्बल इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा है कि एक और डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो उद्देशिका है, जो प्रीएम्बल है, वो संविधान को जानने की कुंजी है, की है, चाबी है संविधान को जानने की। जो संविधान के निर्माता थे वो क्या चाहते थे, किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, क्या उद्देश्य है संविधान बनने का, उसको जानने के लिए जरूरी है कि हम जाने कि उद्देश्य का मतलब कि प्रीएम्बल आखिर है क्या। जस्टिस सुब्बाराव ने कहा है, द प्रीएम्बल टू एन एक्ट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंड टू अचीव। जस्टिस सुब्बाराव ने कहा है कि किसी भी एक्ट की प्रीएम्बल से हम ये जान सकते हैं कि जो लेजिस्लेशन है, जो बनाने वाले लोग हैं, आखिर वो क्या अचीव करना चाहते थे उस एक्ट को बनाकर। तो संविधान की जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि संविधान बनाया क्यों गया है और उद्देश्य क्या है संविधान का। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सबसे पहले हमें प्रीएम्बल से इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं, क्या इसका एम और ऑब्जेक्ट क्या है, और डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि लास्ट में इसमें है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ इसका पार्ट लागू हो गया और बाकी पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेन फीचर्स क्या क्या हैं प्रीएम्बल के। वी द पीपल ऑफ इंडिया,
इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोग, ठीक है, सबसे पहले जो प्रियम्बल स्टार्ट होती है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग अब बना रहे हैं संविधान, ठीक है। मतलब ये जो संविधान है वो भारत के लोगों के लिए समर्पित है और भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो लोगों को, जो आम जनता है, आम नागरिक जो है देश का, उसको पहली बार अहमियत दी गई कि जो संविधान है वो आपके लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉवरेन वर्ड का क्या मतलब है। सॉवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता आखिर होती क्या है समझने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस में संप्रभुता या सॉवरेनिटी का क्या मतलब है। किसी भी स्टेट के लिए पॉलिटिकल साइंस में 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी बताया गया है किसी भी स्टेट को पूरा होने के लिए, और वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं। वो 4 चीज़ें हैं सर्टेन टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो क्या होती है सॉवरेनिटी? तो पॉलिटिकल साइंस में बताया गया है कि 4 चीज़ें, 4 जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टेट के पूरा होने के लिए ज़रूरी होती हैं। मतलब स्टेट का जो स्टेटस है तभी मिल सकता है जब ये चारों चीज़ हों। सर्टेन टेरिटरी, एक सर्टेन टेरिटरी, एक निश्चित भूभाग आपके पास होना चाहिए, पॉपुलेशन उसमें रहती हो, एक गवर्नमेंट हो। अगर हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले तीनों चीज़ें हमारे पास थीं। सर्टेन टेरिटरी थी, वही नक्शा जो भारत का आज है, वो अलग बात है, पाकिस्तान बन गया। और पॉपुलेशन भी थी और गवर्नमेंट भी थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 है उसमें गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग तो वो काम कर रही थी। लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? सॉवरेनिटी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया को एक स्टेट का दर्जा नहीं मिल सकता था, क्योंकि एक राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल सकता था, क्योंकि सॉवरेनिटी हमारे पास नहीं थी। मतलब कि जो डिसीजन थे सारे, मतलब जुडिशरी का जो हायर सबसे ऊंची जो आज काम सुप्रीम कोर्ट करता है, वो कौन करती थी? प्रीवी काउंसिल करती थी, इंग्लैंड में बैठी हुई। कानून कहाँ से बनते थे कि किसके डायरेक्शन पे बनते थे? इंग्लैंड की गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे बनते थे। सब कुछ कहाँ से, रिमोट कंट्रोल कहाँ था? इंग्लैंड में था। तो क्या हम कोई डिसीजन ले सकते थे? यहाँ की गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले सकती थी? नहीं ले सकती थी। इसीलिए इंडिया जो है वो सॉवरेन स्टेट नहीं था, सॉवरेन नहीं था, सॉवरेनिटी नहीं थी हमारे पास, इसलिए इंडिया को स्टेट का स्टेटस नहीं प्राप्त था। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो हम सॉवरेन हो गए। इसका मतलब क्या है कि आज जो हमारे विदेश नीति है या कोई भी हमारी पॉलिसी है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किससे दोस्ती रखनी है, किससे दुश्मनी रखनी है, क्या अपनी जनता के लिए करना है क्या नहीं करना, वो हमारी सरकार डिसाइड करेगी। और वो कौन सी सरकार डिसाइड करेगी? जिसको हमने चुना है, हमने इनडायरेक्टली जिसको पीएम बनाया है वोट देकर। पहले हम संसद, हमारे यहाँ क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं अमेरिका की तरह के, हम डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनते हैं या डायरेक्ट प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम सांसद चुनते हैं, पार्लियामेंट मेंबर चुनते हैं, और वो पार्लियामेंट मेंबर बनाते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ जो पावर है वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है एक्चुअल पावर जो है। और वैसी नाम के लिए किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो सरकार जो है वो कौन चुनता है? हम चुनते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है हम भारत के लोग। हम जिन लोगों को वहाँ पहुँचाते हैं वही फिर हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ये माना जाता है कि वो कानून हमारी इच्छा है, मतलब जो कानून वो बन रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए बन रहे हैं। खैर ये एक अलग मुद्दा है। तो सॉवरेनिटी का मतलब है कि हमें क्या करना है,
किस तरह सरकार चलानी है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, वो सब इंडिपेंडेंट हैं, मतलब अपने अपने आप में स्वतंत्र है, अपने अपने आप में सुप्रीम है, कोई विदेशी दबाव किसी तरह का नहीं है। यहाँ सॉवरेनिटी का मतलब है विदेशी दबाव, बाहरी कोई दबाव किसी तरह का हमारे ऊपर नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है खुद हमको डिसाइड करना है। सेकंड हम बात करेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि जहाँ पर सभी को बराबर के मौके हों, समाजवाद। आप जानते होंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, सभी को बराबर का मौका दिया गया है कि जो सभी लोग हैं वो आर्टिकल 19(1) में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर सकता है, केवल कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है। कुछ बिजनेस को छोड़कर जो अभी वो बिजनेस काफ़ी कम रह गए हैं, कुछ बिजनेस को छोड़कर बाकी ज़्यादातर बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग में है वो बहुत कम बिजनेस अब रह गए हैं। तो मतलब क्या है कि उद्देश्य क्या है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि गरीब अमीर की जो खाई है वो कम से कम हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड सेकुलर की। जो सेकुलर वर्ड है वो 42 और जो सोशलिस्ट है सेकुलर है, ये जो वर्ड हैं ये 42 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये शब्द इसमें एंट्री किए गए थे, पहले ये शब्द उसमें नहीं थे। तो सेकुलर क्या होता है? सेकुलर को हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का ये मतलब है कि राज्य का, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा और सरकार सभी धर्मों को समान मानेगी और किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देगी और ना ही किसी धर्म को कोई ऐसा काम करेगी जिससे किसी धर्म को उसकी एक्टिविटी जो है उसमें इंटरफेयर होता हो। लेकिन इसके साथ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। ओवरऑल मिलाकर एक लाइन में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई राष्ट्र नहीं है। भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये वर्ड अननेसेसरी जोड़ा गया है प्रीएम्बल में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहले ही फंडामेंटल राइट्स में ही ऐसे प्रोविज़न है जिसमें अपने आप में ही जो सेकुलरिज्म जो है वो हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका एक पार्ट है, इसलिए ये जोड़ा जाना ज़रूरी नहीं है या इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब हम बदल नहीं सकते उसको। इंडिया जो है वो एक सेकुलर राज्य ही रहेगा, सेकुलर कंट्री ही रहेगा। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को बढ़ावा आप नहीं देंगे और ना ही किसी को हतोत्साहित करेंगे। सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, किसी को भी किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई ये चाहता है कि धर्म कोई वो ना माने, किसी धर्म को ना मानना चाहे, नास्तिक रहना चाहता है तो वो नास्तिक रह सकता है। शर्त ये है आप कुछ भी करिए, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। नास्तिक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से किसी की आलोचना करें दूसरे धर्म की। आप नास्तिक रहना चाहते हैं नास्तिक रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक केस मुझे याद आया। एक केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने चैलेंज किया कि जो सरकारी जो ऑफिसेज हैं, जब मान लीजिए उद्घाटन उनका होना है तो नारियल फोड़ते हैं उद्घाटन करने में। तो एक व्यक्ति ने ये कहा कि जो सरकारी काम है उसमें जो नारियल फोड़ा जाता है ये हिंदू संस्कृति का या हिंदू धर्म का एक पार्ट है, इसीलिए ऐसा करके जो सरकार है, सरकार क्या है, सरकार तो सेकुलर होती है, इसलिए सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो नारियल का फोड़ा जाना है, ये जो एक्ट है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। इसलिए ऐसा करना, अगर ऐसा किया जाता है तो वो सरकार के सेकुलर होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है लोगों का शासन।
रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक। मतलब रिपब्लिक का मतलब है कि हेरिडेटरी हमारे यहाँ पद नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज जो प्रधानमंत्री हैं फिर कल को उनका लड़का बन जाएगा, जैसे पहले होता था राजा है फिर उसका लड़का फिर उसका लड़का, इस तरह से नहीं होगा। जो भी प्रोसीजर है कि पहले इलेक्शन होगा और फिर कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बन सकता है। डेमोक्रेटिक, जो अभी हमने बात किया कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट को चुनने के लिए भी। और सभी 18 साल के जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया गया है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो आप 2 वोट दे सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है और एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है तो क्या ऐसा है कि वो 4 वोट दे सकता है जो ज़्यादा अमीर है? नहीं। आपकी जो वोट का जो मूल्य है एक रिक्शे वाले का या एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति का, वो उतना ही है जितना एक अरबपति की वोट का है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती है। आज भी हम देखते हैं कि कई देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को मताधिकार, वोटिंग राइट नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही महिलाओं को भी बराबर अधिकार दिए हुए हैं। एंड अदर सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, बाकी जितने भी शब्द यूज़ किए गए हैं वो हमारे सारे फंडामेंटल राइट में हमको मिलते हैं। जैसे कि एक बार देख लें, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, आर्टिकल 14 में अपने आप है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 24, 25, 26 सब में है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रमोट अमंग देम ऑल, ये आर्टिकल 14, 15 और 16 में है। और अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 21 में। तो ये जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो सब हमें मूल अधिकार के रूप में दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इज प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? क्या जो उद्देशिका है, क्या जो प्रीएम्बल है, क्या वो संविधान का एक अंग है या नहीं? ये क्वेश्चन सबसे पहले आया इन री बेरूबारी यूनियन एआई 1960 सुप्रीम कोर्ट 845। ये केस क्या था? इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ जो ज़मीन थी उसका समझौते के तहत लेन देन होना था। कुछ ज़मीन हमको उनको देनी थी और कुछ ज़मीन पाकिस्तान को हमें देनी थी। तो इसको चैलेंज किया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में जो एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटीग्रिटी, मतलब कि अखंडता, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation, मतलब कि राष्ट्र की अखंडता। तो इसको चैलेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मतलब ये जो समझौता भारत पाकिस्तान का हो रहा है, जिसमें कि हम कुछ बेरूबारी जो एक जगह थी उसको हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है इंटीग्रिटी जो वर्ड यूज़ किया गया है अखंडता, ये उसके विरुद्ध है। तो इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्वेश्चन ये था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो प्रीएम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इसीलिए उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। दोबारा सुनिए, गवर्नमेंट ने कहा कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इसीलिए आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है उसके बारे में आर्टिकल 368 है। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट
किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उससे अमेंडमेंट इस तरह का हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदी में इसको कहेंगे मूलभूत ढांचा, जैसे कि सेकुलर है इंडिया, ठीक है, सेकुलर कंट्री है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रीएम्बल पूरी होती है। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। According to the traditional classification followed by the political scientists, constitutions are either unitary or federal. In a unitary constitution, the power of the government are centralized in one government, that is central government. The provinces are subordinate to the center. In a federal constitution, on the other hand, there is a division of powers between the federal and state governments and both are independent in their own spheres. समझ लेते हैं जरा इसको कि आखिर ये है क्या। तो पॉलिटिकल साइंस में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया गया है, यूनिटरी और फेडरल। हिंदी में जो कहते हैं एकात्मक और संघात्मक। तो एक तो बताया गया है यूनिटरी और एक बताया गया है फेडरल। तो यूनिटरी को क्या कहेंगे, एकात्मक हिंदी में कहते हैं, और फेडरल को कहेंगे संघात्मक। अब विशेषताएं क्या क्या हैं एकात्मक और संघात्मक में, कि जो प्रोविंसेस जो होते हैं, जिसको स्टेट्स हम कहते हैं अपने, जैसे हमारे यहाँ यूपी है, पंजाब है, बिहार है, इस तरह से। तो एकात्मक में क्या होता है कि सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है, जो भी कुछ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। संघात्मक में क्या है, संघात्मक में दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंसेस, ठीक है, प्रांत जिसको कहते हैं, सूबा। तो यहाँ तो क्या है कि जो सारी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, और इसमें क्या है संघात्मक में कि अलग अलग पावर डिवाइड दोनों के बीच में होती है, और दोनों एक दूसरे की जो शक्ति है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 7 है, उसमें 3 तरह की लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार लॉ बना सकती है, इसमें टॉपिक दिए गए हैं जिस पर जो लॉ बनाने का अधिकार है वो केवल राज्य सरकार को है, और इसमें ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, ऐसे विषय दिए हुए हैं जिन पर दोनों गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो फेडरल प्रिंसिपल देखते हैं पहले। बाय प्रोफेसर हियर ऑब्जर्व इज मेंट द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर
so that the general and regional governments are each within a sphere coordinate and independent. दोनों गवर्नमेंट अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं. Both the federal and regional governments are coordinate and independent in their spheres and not subordinate to one other. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होती. ठीक है, संघात्मक जो ढांचा है, जो संघात्मक संविधान जो होते हैं, वहाँ क्या होता है कि दोनों के क्षेत्र बटे हुए होते हैं और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट इसके सबॉर्डिनेट नहीं मानी गई है. अब बात आती है इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं जिनके आधार पर, मतलब कि जो किसी संघात्मक मतलब कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, उन पर देखते हैं एक बार. पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. ठीक है, तो अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पावर जो है वो शेड्यूल 7 में डिस्ट्रीब्यूट उसको कर दिया गया है. सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई विवाद होता है तो दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होता है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि उसका जो समाधान है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है एज ए गार्जियन वो काम करता है. तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल नेचर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए. तो हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. नंबर नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बड़ा सबसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और नंबर नेक्स्ट है रिजिडिटी, कठोरता. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी आपने चाहे उसमें अमेंडमेंट कर लिया. इस मामले में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो 368 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें अमेंडमेंट करते हैं हम आर्टिकल 368, उसमें 3 पार्ट बनाए हुए हैं. 3 तरह से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं. कैटेगरी बनाई हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो थोड़ी आसानी से अमेंडमेंट हो सकते हैं उसमें. सेकंड, जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं वो थोड़ी से ज़्यादा मुश्किल होते हैं. और थर्ड, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से अमेंडमेंट हो सकते हैं. आज तक अभी तक जो अमेंडमेंट हुए हैं, अभी जो ये जीएसटी वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद अभी तक 100 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं. नंबर नेक्स्ट है अथॉरिटीज ऑफ कोर्ट. आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है. वो ये देख सकते हैं कि कानून कोई बनाया गया है वो फंडामेंटल राइट को तो नहीं छीनता. या कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है बिल्कुल. और सुप्रीमेसी ऑफ होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की और जुडिशरी की. सुप्रीमेसी का मतलब है कि सुप्रीमेसी के 2 मतलब हो सकते हैं. एक तो जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में तय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो जो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, अब ये सारी चीज़ तो ऐसी हो गई कि जो ये कहती हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और डॉक्टर अम्बेडकर ने माना है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. लेकिन अब कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं जो अगेंस्ट हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में. वो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अगेंस्ट जाते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाते हैं. पहला है अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स, आर्टिकल 155 एंड 156. अब देखिए 2 चीजें हैं कि अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको इस तरह से देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स. अब एग्जीक्यूटिव हेड की बात करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं और स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं?
गवर्नर। तो यहाँ राष्ट्रपति होते हैं और यहाँ राज्यपाल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर का, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को आर्टिकल 155 और 156। तो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो उनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव हेड। नंबर नेक्स्ट, पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। पार्लियामेंट के पास यह शक्ति है कि वो राष्ट्रीय हित में अकॉर्डिंग आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर राज्यसभा से अगर कोई अगर कोई राष्ट्रीय हित का कोई विषय है, नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट अपर हाउस मतलब कि राज्यसभा उसको 2/3 से पास कर देती है, तो अकॉर्डिंग आर्टिकल 249 स्टेट सब्जेक्ट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। मतलब जो स्टेट लिस्ट में है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेटस एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग। इसका मतलब है कि आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 में क्या पावर है कि जो स्टेट, नया स्टेट अगर कोई बनाना है या किसी जो स्टेट की बाउंड्री कम ज़्यादा करनी है, नाम बदलना है, तो वो पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, मतलब संसद के पास होती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्टली पास होती है। तो इस तरह से काम किसका है? मान लीजिए कि अगर यूपी को 2 भाग में बांटना है तो फाइनली डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद करेगी कि बांटना है नहीं बांटना है। नाम चेंज करना है तो सेंटर करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने बारे में वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस में हम देखेंगे कि आर्टिकल 352 में क्या है? emergency caused by war or external aggression or armed rebellion, और तो ये तो हो गई आर्टिकल 352 में युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, हमारी सेना विद्रोह कर देती है, युद्ध हो जाता है, इस तरह की परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 356। अब इसको यहां कनेक्ट करेंगे। आर्टिकल 356 क्या है कि अगर किसी स्टेट में अगर लगता है, गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर हो रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे गवर्नर, और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि यहाँ पर शासन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट की आड़ में कौन करता है? एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोविजन सीधा सीधा जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। और इसके अलावा है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं, ये 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट के राइट हैं उनको ख़त्म करके सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जहां पर फेडरल जो सिस्टम है उस पर कुठारघात किया गया है, उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन इसीलिए जो केसी हियर हैं या और जो कुछ जूरिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल नहीं है और यूनिटरी भी नहीं है पूरी तरह से, इसलिए उसको क्वासी फेडरल या अर्ध संघात्मक उन लोगों ने कहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका की नकल करें। अमेरिका जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह से, वहाँ राज्य और मतलब स्टेट्स जो हैं अमेरिका के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी पावर अलग अलग डिवाइड होती है और एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करते हैं अमूमन। ठीक है, और वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग सेंटर की अलग। लेकिन हमारे यहाँ देखिए आप कि
एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर है वो एक अलग है, क्योंकि आर्टिकल 370 वहाँ पर अप्लाई होता है। अदरवाइज आप चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, बिहार के, कहीं के भी, किसी भी स्टेट के आप निवासी हैं, लेकिन आप कौन है? इंडियन है। आपकी एक नागरिकता है, एक पहचान है, आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं। दो नागरिकता नहीं है कि मैं यूपी का आई कार्ड लगा के, दिल्ली का आई कार्ड एक मेरे पास है, एक मेरे पास इंडिया का मैं एक तो इंडियन सिटीजनशिप हो गया, एक मैं दिल्ली का सिटीजन हो गया, या यूपी का सिटीजन हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन है, डबल सिटीजनशिप नहीं है अमेरिका की तरह। ठीक है, तो अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अमेरिका की अलग परिस्थिति है, हमारी अलग परिस्थिति है, तो बिल्कुल हम किसी की कॉपी करें ज़रूरी नहीं है। और हमारे यहाँ जो इमरजेंसी प्रोविज़न या जो प्रोविज़न इस तरह के बनाए गए हैं कि जिसमें कि स्टेट को थोड़ा कमज़ोर बनाया गया है, उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं। ठीक है, और अमेरिका की परिस्थितियाँ अलग हैं, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन इसको कहा जा सकता है, जो कि ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है और ना ही फेडरल है, क्वासी फेडरल कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, द पहला है कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जिसमें इतना बड़ा संविधान हो। मूल रूप से ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। ओरिजिनली मतलब अगर इसको देखेंगे 395 ए बी सी करके तो ज़्यादा होंगे, ओरिजिनली 395 हैं। और 20 पार्ट्स में डिवाइड है और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें हर चीज को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। और विश्व के जितने भी अच्छे संविधान हैं उनमें से जो जो अच्छी चीजें हैं वो सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का प्रयास किया गया है। चाहे वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, या आयरलैंड का हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो, या कुछ नाइजीरिया से भी लिए गए हैं, जापान, मतलब सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं जितने भी वर्ल्ड के, ये जो सिस्टम्स हैं, उनसे हमने उन्हें अध्ययन किया और जो जो अच्छी चीज़ थी उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। नंबर 2, जो अभी हमने बात की थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं हालांकि प्रीएम्बल के साथ, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम जो है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मतलब क्या है इसका? सॉवरेन हम डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीम पावर हमारे पास है, भारत की जनता के पास है, भारत की सरकार के पास है। बाकी हम किसी भी जो विदेशी दबाव में या विदेशी पावर हम पर कंट्रोल नहीं करती है। सोशलिस्ट का मतलब सभी को समान मौके हैं, सभी को बराबर मौके दिए गए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब, और सभी को, ये इसलिए है ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जिससे कि जो कल्याणकारी जो राज्य है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, बेंथम ने जैसा कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख। ठीक है, तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट आर्टिकल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें भी ये कहा गया है कि हम जो स्टेट है वो ऐसी योजना बनानी उसको चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर हो सके। इसके बाद सेकुलर मतलब ना तो हम किसी धर्म के विरुद्ध हैं, ना किसी धर्म को बढ़ावा देंगे, ना किसी धर्म के साथ हैं। राज्य सभी धर्मों को मानेगा, ठीक है, लेकिन किसी धर्म के साथ नहीं है। मानेगा मतलब सम्मान सभी धर्म का है, लेकिन स्टेट पर्टिकुलर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, और कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहा हो या किसी विशेष धर्म के साथ को हतोत्साहित कर रहा हो। ठीक है,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हम हेरिडेटरी नहीं है और हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। इसके बाद यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम बात कर रहे थे कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये एक गुण होना चाहिए, एक मेरिट उसकी होती है कि वो रिजिड हो, आसानी से बदला ना जा सके, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना या लागू हुआ और अब तक 66-67 साल हो गए हैं लगभग, तो जो सिचुएशन तब थी वो सिचुएशन ऐसा हो सकता है कुछ चेंजेस आए हो। इसलिए आप बिल्कुल पत्थर बनकर नहीं रह सकते हैं कि नहीं एक बार जो लिख गया कॉन्स्टिट्यूशन में वही है, वही रहेगा। परिस्थितियों के हिसाब से कुछ छोटे मोटे चेंजेस उसमें करने जरूरी होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ के लिए चेंज करने लग जाओ। इसीलिए जैसा मैंने डिस्कस किया कि आर्टिकल 368 में 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जहां पर जिस इंपोर्टेंस का जो सब टॉपिक है उसी के हिसाब से उसको रिजिड या फ्लेक्सिबल बनाया गया है। तो यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर अमेंडमेंट जो है वो उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से उस टॉपिक का महत्व है, इंपोर्टेंस है। नंबर नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो किसी भी ह्यूमन डिग्निटी, जो इंसान को इंसान बनाते हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए जाएं, कोई भी आपको गुलाम बना सके, फिर तो क्या होगा कि गरीब लोग सभी अमीर लोगों के घर गुलाम होंगे जैसे पहले होता था। आज गुलाम रख सकता कोई किसी को? आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होटल पे या ऐसी जगह काम करते हैं, छापे पड़ते हैं, उन लोगों को सज़ा होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह बहुत ज़्यादा सख्ती से इन्फोर्स हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। इन्फोर्समेंट होना या ना होना वो कोर्ट के हाथ में नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में नहीं है, वो तो अथॉरिटीज़ के हाथ में है। लेकिन आप किसी को बेगारी आप किसी से नहीं करा सकते, बेगारी मतलब किसी को बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट ये नहीं कि मुझे इसका चेहरा पसंद आ रहा है तो उसको मैं गवर्नमेंट जॉब दे दूंगा, आपका चेहरा पसंद नहीं है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दूंगा, ठीक है। आप किसी विशेष धर्म के तो आपको ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकती है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप कोर्ट से इन्फोर्स तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, किस क्या क्या नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। जो भी आपने सुना होगा एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। आर्टिकल 44 है जिसमें कि ये कहा गया है कि सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। इसके बाद फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, अभी जो हमने डिस्कस किया फेडरल है लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को कठोर बनाया गया है, मतलब शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे कि वो क्यों बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की हैं। उसके बाद है अडल्ट सफरेज, मतलब वयस्क मताधिकार। पहले ये आयु 21 साल थी, अब उसको 18 साल कर दिया गया। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे कोई रिक्शे वाला हो या कोई अरबपति हो, वोट देने का राइट, एक वोट देने का राइट है और वो भी बराबर होगी। कोई महिला हो या पुरुष हो, सभी का जो वोटिंग राइट है वो बराबर होगा। नेक्स्ट जो खासियत है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मतलब जो टोटल मिलाकर इस तरह का सिस्टम बनाया गया है जिससे कि जुडिशरी पर कोई एग्जीक्यूटिव का कोई प्रेशर ना पड़े और वो स्वतंत्र होकर काम करे। उसके बाद सेकुलर स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल सिटीजन डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल सिटीजनशिप
मैंने भी बताया अमेरिका की तरह हमारे यहाँ डबल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, आप केवल भारत के नागरिक हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं हमारे यहाँ पर। जो नया एक आर्टिकल जोड़ा गया है 51A, और पहले ये 10 थी, अब 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। कि राइट तो आपको पता है राइट क्या है, ड्यूटीज़ आप नहीं देखते हैं। तो क्या क्या एक आम नागरिक की, ये सभी नागरिकों की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए आपकी क्या ड्यूटी है, वो उसमें बताया गया है कि क्या आपको करना चाहिए देश के लिए, क्या आप कर सकते हैं। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई कानून अगर आपके फंडामेंटल राइट को छीनता है तो कोर्ट उसको क्या है, निरस्त कर सकता है अंडर जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है, और पावर है 226 में, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब ये तो हो गए हमारे मेन फीचर्स। अब थोड़ी सी बात करेंगे यूनियन ऑफ आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल comprise the territories of state, union territories, such other territories as may be acquired। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बताता है कि जो इंडिया है उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल होंगे, टेरिटरीज सारे स्टेट जितने भी हैं वो शामिल होंगे। यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है बताया गया है कितने स्टेट हैं उनके नाम, और यूनियन टेरिटरीज क्या हैं। और इसके अलावा अगर हम कोई एक्वायर करते हैं कोई देश, हम कोई स्टेट को अपने यहाँ शामिल करते हैं नया कोई, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 29 जो है वो स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल अगर इसको लगाया जाए, और इसमें थर्ड में हमारे यहाँ भी कोई स्टेट नहीं है, तो टोटल इसका 36 स्टेट हैं, जिसमें 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आर्टिकल 2 देखते हैं, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, किस तरह से एक नया स्टेट बन सकता है। तो आर्टिकल 2 में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेटस इनटू द यूनियन, मतलब स्टेट के पास ये पावर है कि वो नए राज्य बना सकता है। अब थोड़ा सा आर्टिकल 3 देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग। आर्टिकल 3 में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है कि फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग 2 or more states or partly of states or by uniting and territory a part of any state, increase the area of any state, dismiss the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state। मतलब किसी राज्य का आपको नाम बदलना है, किसी राज्य की जो बाउंड्री है उसमें कम ज़्यादा उसको करना है, एक या एक से ज़्यादा राज्य की बाउंड्रीज को, या जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 2 हिस्सों में बांटना है किसी राज्य को, नया कोई राज्य बनाना है किसी राज्य से को हटाकर। तो ये सारी पावर जो है आर्टिकल 3 में दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट और मतलब कि संसद को, हमारी को, ठीक है। मतलब संसद को दी गई है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। तो इस तरह से हमने इसमें डिस्कस किया इस लेक्चर में प्रीएम्बल, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर एंड आर्टिकल 1 to आर्टिकल 3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक थे क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ बने रहिए studykhazana.com पर। थैंक यू।